हाय फ्रेंड, मैं सार कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोग को पार्ट 7 नंबर सिस्टम का पार्ट 7 लेके आया हूं। मैंने आप लोगों को पार्ट 6 में ही 7 से विभाजता के नियम तक बता दिए थे, तो आप लोग जरूर उस पार्ट को देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर दे दूंगा, ठीक है। और आज हम लोग इसमें पार्ट 8 से मतलब 8 से विभाजता के नियम, 9 से विभाजता के नियम, 10 से विभाजता के नियम, 11 से विभाजता के नियम इत्यादि मतलब सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो 8 से विभाजता का नियम क्या होता है और नहीं होता है, तो प्रत्येक विभाजता के नियम को बारीक अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अगर आप लोग पार्ट 6 देखे होंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले वीडियो भी समझ में आ गया होगा। तो और इसमें भी मैं आप लोग को इस प्रकार समझाऊंगा जो आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग मेरा ही वीडियो 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए 8 से विभाजता नियम क्या दिया है, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ। 8 से विभाजता नियम होता है दी गई संख्या के इकाई दहाई तथा सैकड़ा के स्थान पर के अंकों से बनी संख्या। इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को इकाई दहाई के बारे में बता दिया था अच्छे तरीके से। कोई भी संख्या अगर ले लेते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से ये संख्या ले लेते हैं, तो इसका इकाई ये हुआ, दहाई ये हुआ और सैकड़ा ये हुआ। इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है ना। तो इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए हम कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं 7 6 5 1 2। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये संख्या लिए, अब हमें बोल रहा है जो इकाई दहाई तथा सैकड़ा के स्थान पर, इकाई दहाई तथा सैकड़ा, इकाई दहाई तथा सैकड़ा के स्थान पर के अंकों से बनी संख्या। तो क्या बन रहा है, 512 हमारा बन रहा है, ठीक है ना। तो 512 में हम 8 से भाग लगाएंगे। अगर 5 से 12 में हमारा 8 से भाग लग जाएगा तो ये संख्या जो है ये 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो हमारा 5 से 12 में 8 से भाग लग जाता है, इसीलिए ये संख्या क्या होगा, तो 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम 8 5 और यहाँ 488 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये संख्या क्या होता है, तो हम देखेंगे तो इकाई दहाई या सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर के अंकों से बनी संख्या क्या होगा, 488। और जब इसमें हम 8 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 8 6 का 48 और 8 का 8 एक मरते, यानी कि ये 488 8 से विभाज्य है। तो ये संख्या क्या है, तो हमारा 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है। अब देखिए कितना बड़ा संख्या का चेक करने हमको भाग देना पड़ता था, लेकिन अब हमें भाग देने का कोई ज़रूरत नहीं, बस 3 संख्या को हम देख लेंगे तो हमारा पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम दूसरा संख्या ले लेते हैं 7 9 और यहाँ पे लेते हैं 568, ठीक है ना। तो इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर अंकों संख्या कितना है, 568। 568 में जब आप भाग देंगे 8 से तो ये पूरी कट जाएगा। तो कटने के बाद इसका मतलब हुआ जो ये संख्या पूरा क्या होगा, तो 8 से विभाज्य होगा, ठीक है। और सारे संख्या हो सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बस ETC देता हूँ, यानी कि आप और सारे एग्जाम्पल्स लेके ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए ये तो फर्स्ट नियम था। अब दूसरा नियम 8 से विभाजता के दूसरा और एक नियम और है, तो उसको हम समझते हैं। एक नियम क्या है, तो दी गई संख्या के इकाई दहाई तथा सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो तो, अगर दी गई संख्या के इकाई दहाई तथा सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो तो दी गई संख्या 8 से क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। अगर दिया हुआ संख्या के इकाई तथा सैकड़ा के स्थान पर क्या है, तो शून्य हो। तो चलिए हम समझते हैं कि कोई संख्या कैसे शून्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 6 और 000 यहाँ पे दे दे, तो इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पे क्या है, तो तीनों के स्थान पे शून्य है, तो यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है ना। यहाँ पे ले लेते ये संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कोई संख्या ले सकते हैं, आपको जो मन करे वो संख्या, लेकिन इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे क्या होना चाहिए, तो शून्य होना चाहिए। ये भी संख्या इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर शून्य है तो 8 से विभाज्य होगा। यानी कि इस प्रकार के बहुत सारे संख्या है जो कि 8 से पूर्णतः हमारे विभाज्य होंगे। तो चलिए हम लोग को आप समझते हैं जो 9 से विभाजता के नियम क्या होता है, नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमने लिखा है क्या, जो दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो, अगर कोई संख्या दिया रहे, ठीक है ना, यानी कि जिस प्रकार अंक मतलब 3 से विभाजता का नियम होता है, 3 से डिजिबिलिटी का नियम होता है, उसी प्रकार आप 9 के विभाजता के नियम को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यानी कि अंकों का योग अगर जोड़ना है, अगर जोड़ने पर वह 9 से विभाज्य हो जाता है तो दी गई संख्या भी हमारा 9 से विभाज्य होगा। देखिए दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या भी 9 से क्या होगा, हमारा पूर्णतः विभाजित होगा। तो चलिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, यानी कि 4 5
ये संख्या ले लेते हैं। तो जब इस संख्या को हम ऐड करेंगे, इस सभी संख्या को क्या करेंगे तो ऐड करेंगे, इस सभी संख्या को हम क्या करेंगे तो जोड़ेंगे। जब इस सभी संख्या को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो चलिए हम जोड़ते हैं। तो 4 + 5 कितना होगा तो 9, और 9 में +6 करेंगे तो 9 6 कितना होगा तो 15, और 15 फिर प्लस हम 3 करेंगे तो 15 और +3 कितना हो जाएगा 18। यानी कि 18 क्या होता है हमारा 9 से विभाज्य है, यानी कि 18 क्या होगा तो 9 से पूर्णतः यानी कि 9 से विभाज्य है, इसीलिए ये संख्या भी 9 से क्या होगा पूर्णतः विभाज्य होगा। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 6 7। चलिए ये संख्या ले लेते हैं। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो 6 और 7 कितना होता है 13, और 13 2 कितना होता है 15, और 15 3 कितना होता है 18। यानी कि ये भी संख्या 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या पूर्णतः 18 से यानी कि 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए 5 3 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये संख्या ले तो ये संख्या में चेक करना है जो 9 से विभाज्य है या नहीं है, ये संख्या में चेक करना है जो 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो 5 3 8 1 9, और 9 कितना होता है 18, 18 और 9 कितना होता है तो 27, यानी कि 27 में 9 से पूर्णतः भाग लगता है, तो यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, तो आशा करता हूँ ये मतलब 9 से विभाज्यता का नियम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम 10 से विभाज्यता के नियम को समझते हैं। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जो दी गई संख्या के इकाई स्थान पर अगर इकाई स्थान पर शून्य हो तो दी गई संख्या भी 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई भी संख्या दी आ रही है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई संख्या अगर दी आ रही है, ठीक है ना, इसके इकाई स्थान पर अगर शून्य है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए कोई संख्या और ले लेते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से ये संख्या भी 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है ना, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, लेकिन उसके इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए तो शून्य होना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगा तो हमारा 10 से पूर्णतः विभाज्य होगा, नहीं तो 10 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे और संख्या हो सकता है, इसलिए हम इस टीसी देते हैं। अब हमें 11 से विभाज्यता के नियम को समझना है, तो इसमें आप लोग को बहुत ध्यान से मतलब अच्छे तरीके से समझना है और ध्यान देना है। मैं जो भी बात बताऊँगा आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो जिससे आपको समझने में भी मतलब एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझने में भी प्रॉब्लम ना हो, और उसके बाद हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है ना, कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए एक सेकेंड, आप लोग एक सेकेंड रुकिए, हम थोड़ा एग्जाम्पल सोच के लेते हैं। देखिए ये संख्या अब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दी गई संख्या के, आपको 11 से विभाज्यता के नियम को आपको थोड़ा ध्यान देना है, तो वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए दी गई संख्या के बाएं तरफ से, अब ये संख्या दिया हुआ है, इसमें अगर पूछे आपसे कौन सा संख्या बाएं तरफ से मतलब किधर से हुआ, दाएं तरफ से कौन सी संख्या हो, तो आप अपने हाथ को ही डायरेक्टली उस संख्या के पास रख दीजिए। डायरेक्टली हाथ को हम अगर रखते हैं तो ये हमारा दायां हाथ होता है, तो इधर से दाएं तरफ से हो गया, और ये हमारा बायां हाथ होता है, यहाँ से बाएं तरफ से हो गया। यानी कि बाएं तरफ से हमें कहा जाएगा तो हम इस साइड से चलेंगे, और दाएं तरफ से हमें कहा जाएगा तो हम इस साइड से चलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दी गई संख्या के बाएं तरफ से, दी गई संख्या के बाएं तरफ से, दी गई संख्या के बाएं तरफ से सम स्थान। आप देखिए यहाँ पे कोई संख्या, मान लीजिए प्राकृत संख्या का अगर हम बात करें तो प्राकृत संख्या में क्या होता है, तो 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है। तो सम, इसमें सम संख्या कहाँ पे आता है, तो ये दूसरा स्थान पे आता है, फिर ये चौथा स्थान पे आता है, फिर ये छठा स्थान पे आता है। यानी कि दूसरा स्थान पे, चौथा स्थान पे, दूसरा दो नहीं, दूसरा संख्या नहीं, दूसरा स्थान पर का संख्या, स्थान समझिए, स्थान जो होता है वो। तो इसमें भी हमें अगर सम खोजना है तो ये 4 को नहीं देखना है जो 4 सम संख्या है, हम सम संख्या का बात नहीं कर रहे हैं, सम स्थान पर का बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सम स्थान का अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो इसमें सम स्थान क्या हो जाएगा, तो सम स्थान इसमें 8 होगा, 8 हो जाएगा, ये 4 होगा, क्योंकि प्रथम संख्या जो 1 होता है, 1 क्या होता है हमारा विषम स्थान, विषम संख्या होता है, 1 जो होता है वो विषम संख्या होता है। फिर हमारा 2 सम संख्या होता है, यानी कि दूसरे नंबर से हमारा सम संख्या स्टार्ट होता है, तो इसीलिए हम दूसरे नंबर से यहाँ से सम संख्या स्टार्ट किए हैं, सम संख्या, फिर ये हुआ सम स्थान, फिर ये हुआ सम स्थान। ठीक है ना, तो इस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सम संख्या पर के अंकों का योग। अब इस सभी संख्या को अंकों का योग कीजिए, आप इस सभी संख्या को क्या करेंगे तो जोड़ेंगे, तो 8 4 12 4 16 कितना होता है, 16 होता है। सम स्थान पर के अंकों का योग एवं
विषम स्थान पर के अंकों का योग। देखिए विषम स्थान, विषम स्थान क्या हुआ, तो ये विषम स्थान हुआ, फिर ये विषम स्थान हुआ, ये विषम स्थान, विषम संख्या नहीं, विषम स्थान, विषम संख्या 4 नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन विषम स्थान पे है। अब बोलेंगे कैसे है, तो चलिए यहाँ पे देखिए 1 2 3, देखिए ये 3 नंबर पे है, 3 क्या है, विषम संख्या, तो इसलिए 3 ये विषम संख्या होगा, ठीक है ना, इसीलिए ये क्या होगा, तो विषम संख्या होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, क्या है, तो विषम स्थान पर के अंकों का योग। अब विषम स्थान पर के अंकों का योग कीजिए, तो यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये ऐड करके कितना आता है, तो 7 4 11 11 और 5 16, ये भी आता है 16, ठीक है ना। ये भी ऊपर सम स्थान पर के, जब सम स्थान पर के अंकों का योग किए तो 16, एवं विषम स्थान पर के अंकों का योग किए तो ये भी 16 का अंतर। अब इस दोनों का अंतर कीजिए, तो 16 में से 16 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 16 में अंतर 0 या 11 हो तो दी गई संख्या 11 से पूर्णता होगा। यहाँ पे अगर 0 आ गया तो यह 11 से, यह संख्या 11 से पूर्णता विभाज्य होगी, या अगर घट के 11 आता तो यह संख्या 11 से पूर्णता विभाज्य होगी, नहीं तो यह संख्या विभाज्य नहीं होगी। आशा करता हूँ ये आपको 11 से विभाज्यता नियम समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको एक बार फिर से और 11 की विभाज्यता के नियम आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताते हैं मिटा के, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फिर से बताते हैं। 11 का विभाज्यता के नियम समझना, याद करेंगे आप लोग तो या फिर भूल सकते हैं, लेकिन अगर समझ लेते हैं एक बार तो वो नहीं भूलिएगा आप लोग। ठीक है, ये संख्या हम ले लिए। चलिए आइए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हम ये संख्या क्या किए, तो ले लीजिए। इसमें हमें 11 से विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी चेक करना है, जो ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है, ठीक है ना। इसको हम चेक करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले इस परिभाषा को पढ़ेंगे। क्या है, तो दी गई संख्या के बाएं तरफ से, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बाएं तरफ से, यानी कि दायां तरफ से ये हुआ और बाएं तरफ से ये हुआ, तो बाएं तरफ से इधर से हम चलेंगे, ठीक है। बाएं तरफ से सम स्थान, सम स्थान, स्थान, इस चीज में स्थान का थोड़ा आपको ध्यान देना हो जाए, सम संख्या नहीं, सम स्थान, स्थान। अब इसमें सम स्थान कौन सा हुआ, तो इसमें अगर सम स्थान का बात करें तो ये सम स्थान हुआ, ये सम स्थान हुआ, ये सम स्थान हुआ, सम संख्या नहीं, सम स्थान, ये सम स्थान, ये सम स्थान, ये सम स्थान, आगे नहीं है, नहीं तो आगे होता सम स्थान, ठीक है। पर के अंकों का योग, अब इस सभी संख्या के अंकों को योग को आप ऐड कर दीजिए। इस सभी संख्या को जब आप जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 11, ठीक है, 11 आता है। एवं विषम स्थान, विषम स्थान पर के अंकों का योग, विषम स्थान पर के अंकों का योग। अब चलिए हम विषम स्थान, तो ये 1 नंबर के स्थान पे है, ये 2 नंबर के स्थान पे है, ये 3 नंबर, तो ये होगा, ये 4 नंबर तो सम संख्या होता है, 5 नंबर होगा, फिर 6 नंबर नहीं 7 नंबर होगा। तो ये सभी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग, अंकों का योग जोड़िए, तो 5 4 9 9 18 4, यानी 18 4 22 होता है, ठीक है ना। अंकों का योग का अंतर, अंतर आप कीजिए इस सभी संख्या, यानी कि जो बड़ा होता है बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे, ये कितना निकल के आएगा, 11 निकल के आ गया, 11, यानी कि अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो। तो यहाँ पे तो 0 निकला था, तो ये भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य था, यहाँ पे 0 निकला था तो ये भी संख्या 11 से क्या था, हमारा पूर्णतः विभाज्य था। और यहाँ पे क्या निकला है अंतर, तो 11 निकला है, इसका मतलब ये भी संख्या क्या होगा, पूर्णतः 11 से विभाज्य होगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, धन्यवाद। और नेक्स्ट टॉपिक हम भिन्न लेके आएंगे, अपवर्त गुणनफल के बारे में बताएंगे, LCM HCF के बारे में। इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, धन्यवाद।